हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रहा था और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अगले पार्ट में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो क्लासेस हैं उसके जो दूसरे या तीसरे जो भी क्लास हैं उस क्लास में हम लोग आज उठाने वाले हैं टॉपिक एक जिसका नाम है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, है ना। वर्नर का उपसहसंयोजी यौगिकों का सिद्धांत, ये एक तरह से बेसिक फाउंडेशन है ना। वर्नर की थ्योरी देने के बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का न्यू रख दिया गया कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का न्यू रखने वाला साइंटिस्ट थे वर्नर्स, अल्फ्रेड वर्नर। इसीलिए कई बार उनको फादर ऑफ द और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो जो भी है, अल्फ्रेड वर्नर ने काफ़ी स्टडी किया और उन्होंने इवन बहुत पहले जब इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी उस समय वैलेंसी की बात किया। उन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो केंद्रीय धातु होता है, सेंट्रल मेटल होता है, उनकी दो प्रकार की वैलेंसी होती है, जो एक बड़ा टास्क था क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस नहीं पता है, उसके बावजूद आप वैलेंसीज की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा अजम्पशन है। लेकिन और वो अजम्पशन सही भी हुआ, बात के एक्सपेरिमेंट में सही भी हुआ, कुछ एक्सपेरिमेंट के दम पे ही उसने ये सब बातें किए थे। तो जो भी है उन चीज़ों को देखिए। अब मैं वहीं से शुरू करता हूँ बेसिक चीज़ों को। क्या लिखा हूँ जरा देखिए, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इसके अनुसार, वर्नर के अनुसार देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, है ना। यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस there are two types of valencies. There are two types of valencies of coordination of central metal in coordination complex. Central metal in coordination complex. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हिंदी में बोलो तो क्या लिखेंगे, उपसहसंयोजी यौगिकों का, उपसहसंयोजी यौगिकों में, उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु के दो प्रकार की, केंद्रीय धातु दो प्रकार की संयोजकता दर्शाता है, दो प्रकार की संयोजकता दर्शाता है। ये इसका मुख्य पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, हो सकता है हर बार ना लिखूं इतना डिटेल। अब वो दो प्रकार की संयोजकता कैसे, क्या क्या नाम था, तो उसने दो नाम दिया। कैसे कैसे दो नाम दिया उनको देखिए, एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा बकायदा। लेकिन पहला नाम क्या दिया उसने, देखा, पहले को बोला प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी हिंदी में बोल सकते हैं प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता। और दूसरा जो है उसको बोला सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। इसको बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। तो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दो चीज़ों के बारे में बात किया। ये प्राथमिक संयोजकता क्या है, इसका मेन किसको बोला प्राथमिक संयोजकता, तो मैं बोलता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान दें, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल, इसको बोला प्राथमिक वैलेंसी, है ना। इसको बोल सकते हैं केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था, ये प्राथमिक वैलेंसी कहलाया। और जो दूसरा हिस्सा है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, उपसहसंयोजी यौगिकों का केंद्रीय धातु का उपसहसंयोजन संख्या। तो केंद्रीय धातु का
उप सहसंयोजन संख्या, ये बोला गया। ठीक, ये दोनों मैं तो मतलब किसको प्राथमिक बोला गया, किसको द्वितीयक बोला गया, ये भी बात कर लिया हूँ मैं। ठीक है, अब वो कैसे क्या क्या और डिफरेंसेस हो सकते हैं, कैसे बात करें, एक विद एग्जांपल समझेंगे। पहले तो ये आप नोट करके रखें, इतना नोट करें, फिर इसी में और अंतर क्रिएट करता हूँ जो दोनों में डिफरेंसेस क्रिएट करेगा। हालांकि हम पहले जान चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं पीछे, तो समझ में आ गया कि कौन सा क्या चीज़ है, लेकिन और भी बहुत चीज़ें समझाना है इसके अंदर में, तो वो मैं आगे बात करता हूँ। पहले आप इतना नोट करें। ओके, देखिए अब जो पीछे जहाँ तक छूटा था वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने बात कर लिया था कि दो तरह का वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी हमने बोला था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम को, और सेकेंडरी वैलेंसी बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर को। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम से क्या मतलब है भाई, अब जो मेटल, एक जो पर्टिकुलर मेटल है उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है ना। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि डेफिनेशन हो चुका है, इसलिए केवल वो समझा रहा हूँ बस। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि सेंट्रल एटम एक कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने डोनर साइड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक लिगेंड का डोनर साइड हो, पूरे लिगेंड, मतलब पूरे लिगेंड के डोनर साइड को ही लेके बात करना है। वो जरूरी नहीं है एक ही लिगेंड से दिया हुआ हो, जितने लिगेंड है उतने सब के डोनर साइड से कितने डोनर साइड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ये बात हो चुकी है भाई, याद रखिए ये हमेशा आयोनिक होता है ना। ये कैसा होता है, प्राथमिक चार्ज की बात करना पड़ता है, आयनिक होता है, और ये अनआयनिक होता है। ये आयनिक नहीं होते, नॉन आयनिक, क्योंकि ये केवल संख्या है, इसमें प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 है तो 6 बोलोगे, लेकिन यहाँ 6 बोलना ठीक नहीं होगा। 6 तो +6 की -6, क्योंकि चार्ज है मतलब माइनस भी हो सकता है, तो इसमें यहाँ पर आयनिक होता है। फिर अगली बात, आयनिक होता है वहाँ तक ठीक है। फिर अगली बात क्या, अगली बात ये कि ये जो पार्ट है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल अदिशीय होता है, इसका कोई दिशा नहीं होता है ना, इसका कोई दिशा नहीं होता, ना बॉन्डिंग में कोई दिशा होता है, ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कोई दिशा होता है। बस एक गोला है, एक पॉजिटिव चार्ज गोला है, लिगेंड जो लिगेंड इसको सेटिस्फाई करेगा वो उसके चारों ओर घेरेगा। दो स्फीयर के बीच का अट्रैक्शन फोर्स को डील करता है, तो गोला है। आयनिक बॉन्ड हमेशा, जो भी आयनिक होता है ना, आयनिक बॉन्ड हमेशा, आयनिक वैलेंसी, जो आयनिक नेचर आते ही समझ जाना, ये डायरेक्शन इसका बिल्कुल नहीं होता, जबकि ये डायरेक्शनल होता है। यहाँ पर ये दिशी होता है, इसका दिशा होता है बॉन्ड का, कि किधर से किधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एरो कैसे दिए, है ना, एक पर्टिकुलर एक्सिस में ओवरलैपिंग हुआ है कि नहीं, ये सब डायरेक्शन होता है। डायरेक्शनल बोल दूँ तो डायरेक्शनल दिशीय होता है, दिशीय दिशा होता है। खासकर ओवरलैपिंग जरूर होता है, ओवरलैपिंग के लिए एक्सिस इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर कोई बॉन्ड होता ही नहीं है भाई, एक प्लस और एक माइनस को मैं बोलूँगा इनके बीच अट्रैक्शन है बस, तो यहाँ इधर से जोड़ो तो भी अट्रैक्शन उतना है, ऊपर से जोड़ो तो भी अट्रैक्शन इतना है, इधर से जोड़ो तो भी अट्रैक्शन इतना है। लेकिन यहाँ एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल ये है, इनका ओवरलैपिंग अगर कराऊँ तो इसी एक्सिस में आके ओवरलैपिंग होना चाहिए, तब इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक पर्टिकुलर एक्सिस चाहिए, तो यहाँ पर दिशा होता है एक्चुअल में, याद रखना, ठीक है। हाँ, ये जो आयनिक वैलेंसी है ना, हमेशा, क्योंकि मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो इसका जो बैलेंसिंग है हमेशा नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड करता है। तो बैलेंस्ड बाय, जो बैलेंसिंग है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड करता है, बैलेंस्ड बाय नेगेटिव लिगेंड। यहाँ बैलेंस्ड बाय सभी तरह के लिगेंड, क्योंकि उसको डोनर एटम चाहिए बस, बैलेंस्ड बाय ऑल लिगेंड, सभी लिगेंड बैलेंस करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है। अब इसको कभी कभी हम लोग डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं इसको, और इसको कैसे शो करते हैं, इसको सॉलिड लाइन से दर्शाते हैं। एक आध एग्जाम्पल हो जाए तब समझ में आएगा, तो लेकिन पहले अंतर को लिख लो, मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है भाई, इतना काफ़ी है। और भी याद आ जाए तो और लिख देना बुक पढ़ते पढ़ते, लेकिन फिलहाल मैंने बता दिया उतना काफ़ी है। 1 2 3 4 5 अंतर है, काफ़ी है। चलो एक एग्जाम्पल में दोनों टाइप के वैलेंसी को कवर करते हैं और देखते हैं कि कैसे शो करते हैं। चलिए नोट करें पहले इसको। देखेंगे ये जो एग्जाम्पल लिखा हूँ, ये भी एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है,
इसका अगर मैं केमिकल फॉर्मूला बनाऊं तो मेरा सबसे फेवरेबल क्या होगा, हालांकि ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कितना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, कितना लिगेंड होगा, ये केवल एक लॉजिकल डिसाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब एक वर्नर थ्योरी को यूज़ करते हुए डिसाइड कर रहा हूँ। लेकिन कहीं पर पूछ दिया डाटा वाटा दे के तो डाटा से ही निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ केवल एक प्रेडिक्शन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मान लो, सब कुछ बता दिया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अमोनिया को अंदर रखो, ठीक है, और क्लोरीन एक और चाहिए तो मैंने ऐसा रखा और बाकी 2 क्लोरीन को बाहर रखा। ये इसका एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला फॉर्मूला सबसे फेवरेबल ये है ना। हालांकि कभी कभी इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सबसे फेवरेबल ये है। करते क्यों है ऐसा, जितना भी न्यूट्रल लिगेंड को अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा क्यों डाल देते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रल लिगेंड है वो प्राइमरी वैलेंसी नहीं बनाएगा, आयनिक लिगेंड बनाएगा प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी जितना हो सके आयनाइजेबल होता है, तो आयनाइजेबल होता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बाहर रखा हूँ ताकि वो आयनाइज होने में भाग ले। तो जितना ज़्यादा हो सके आयनाइजेबल रखने की कोशिश करते हैं, मजबूरी रहेगा तभी अंदर लगते हैं, जैसे एक को अंदर रखना पड़ा, ऑक्टाहेड्रल बोल दिया तो, है ना। तो ऐसा हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर को देखिए, पहले तो इसमें हम दो तरह की वैलेंसी की बातें कर लेते हैं। देखो सेकेंडरी वैलेंसी जो दिख रहा है ना मुझे, सेकेंडरी मतलब ऐसा 2 लिख दिया हूँ, ये बहुत क्लियर है, सब में मोनोडेंटेड लिगेंड है, यहाँ 5 और एक 6, तो ये तो 6 है भाई कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी की बात करूँ, प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, किसका, मेटल का। तो देखो x प्लस 0 है 5 और -1 और इक्वल्स टू, इसको एनालाइज करोगे तो 2 + 2 माइनस बाहर और 2 प्लस हो जाएगा, तो ये लीजिए 2+, तो x इक्वल्स टू 2+ और ये उधर जाके 1+ और आंसर हो गया +3, तो x इक्वल्स टू +3 हो गया, ठीक है, x इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ये आया +3, ये प्राइमरी वैलेंसी है, इसमें प्लस लगा के शो करना जरूरी है, यहाँ पर प्लस लगाना जरूरी नहीं है, ये आयनिक होता है वो नॉन आयनिक होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल का, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। हाँ, स्ट्रक्चरली आयनाइजेबल होता है, कैसे पता चलेगा आयनाइजेबल होता है, वो भी मैं शो कर, जितना प्रॉपर्टी लिखा है वो सब शो कर सकता हूँ, कैसे जरा देखें। यहाँ पर पहले तो मैं स्ट्रक्चर बना दूँ भाई, यहाँ लिखता हूँ दोबारा NH3 Cl और बाहर में Cl2। अगर मैं इसको आयनाइज कराता हूँ तो क्या दिखेगा, CO NH3 है ना, और 5 यहाँ Cl ऐसे, और यहाँ 2+ रखूँगा और 2 Cl बाहर, तो ये क्या हुआ, आयनाइजेबल हुआ, इसलिए ये आयनाइजेबल है। तो ये जितना प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला लिगेंड होता है वो आयनाइजेबल होता है, इसलिए आयनाइजेबल लिख देते हैं, ठीक है। हालांकि वो प्राइमरी वैलेंसी इससे कुछ एकदम एग्जैक्टली शो नहीं होता। चल स्ट्रक्चर पे आता हूँ, ऑक्टाहेड्रल है, ये तो खैर वीबीटी वगैरह बताएगा कि शेप कैसा होगा, अभी फिलहाल मैं ऑक्टाहेड्रल करके पहले से लिख दिया हूँ, इसलिए उसी के सेंस में क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक Cl अंदर, बाकी सब अमोनिया है, ये देखो, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये लीजिए, ये इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में यही रहेगा। अब ये दो सॉलिड लाइन से शो के हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दीज 6 बॉन्ड्स आर क्या, सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को सॉलिड लाइन से शो करते हैं। लेकिन डॉटेड लाइन से मुझे 3 और शो +3 भी सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ देखो +3 को सेटिस्फाई करने के लिए एक डॉटेड लाइन यहाँ अंदर ही है और एक डॉटेड लाइन मैंने बाहर बना दिया, एक डॉटेड लाइन यहाँ पर और बाहर बना दिया। तो देखो 3 क्लोरीन को डॉटेड लाइन से भी शो किया हूँ, हालांकि ये दोनों तरह से शो हुआ है ना, तो डॉटेड लाइन से शो किया हूँ, उसमें कोई शेप वेप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी कभी भी शेप डिसाइड नहीं करता, सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करता है शेप। इसलिए इसको चाहे आप ऐसे त्रिभुज बना दो, इस नीचे कर दो, ऊपर कर दो, 3 होना चाहिए बस, लगातार 3 कर दो, आजू बाजू कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, क्योंकि वो शेप नहीं बताता। तो इस स्ट्रक्चर में आपको क्लियर हो रहा होगा कि डॉटेड लाइन ये है वो सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, और ये जो सॉलिड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कोऑर्डिनेशन नंबर को, सेकेंडरी वैलेंसी को, ठीक है। एक चीज और बता दूं, प्राइमरी वैलेंसी का शेप में कोई लेना देना नहीं है, और प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, क्योंकि आयनाइजेबल है तो बाहर जा सकता है वो, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला लिगेंड आयनिक हो कोई जरूरी नहीं है, मतलब नेगेटिव चार्ज हो कोई जरूरी नहीं हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, जो लिगेंड हो सकते हैं वो सब हो सकता है। और
वो हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा और शेप में इसका रोल है, इसका, जबकि प्राइमरी का शेप में कोई रोल नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है जो सबको समझा रहा है। तो जब कर्नल थ्योरी आपको पूछे तो पूरा इतना लिख देंगे तो मार्किंग अच्छा हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर। हालांकि वर्नर थ्योरी के एविडेंसेस बहुत सारे आए, है ना, बहुत सारे एविडेंस आए कि एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट हुआ, क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट हुआ, तो एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे आए जो उसको वेरीफाई करता है।